ठीक, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग बन गया था। ठीक है, फजल अली आयोग बना था। फजल अली आयोग क्यों बना था? भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए, कि भारत में भाषाई आधार पर यानी लैंग्वेज बेसिस पे या कल्चर बेसिस पे क्या किया जाएगा, राज्यों को बांटा जाएगा। इस आधार पर फजल अली कमीशन नियुक्त किया गया। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताया था कि कैसे 1912 में असम, बिहार, उड़ीसा बना। एसके धर समिति बनी थी 1920 में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या थे, चीफ जस्टिस थे। 1947 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में क्या बनी थी, समिति बनी थी, जिसने भी मना कर दिया था कि भाषाई आधार पर भारत को अभी बांटना सही नहीं है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताया था कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, दिल्ली दरबार के बाद मैं आपको बताया था कि कैसे पोट्टी श्री रामल्लू जो हैं ये आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने 56 दिन के अनशन के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक, इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। फजल अली आयोग भी कहते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। टोटल 3 लोग थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर सहायक थे। ठीक है, इस कमीशन ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया। 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया था, किसमें, फजल अली आयोग के सुझाव के अनुसार। ठीक, उनमें से वो कौन कौन से राज्य थे जो थे, तो देखो इसमें 4 कैटेगरी बनाया गया था। 4 कैटेगरी के आधार पर राज्यों को बांटा गया था। कैटेगरी में ए में वो लोग रहेंगे जो जितने भी ब्रिटिश प्रांत हैं जहाँ पर गवर्नर प्रोविंस वाला है वो रहेंगे, जैसे असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश। उस समय वो मध्य प्रांत था। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं था, मध्य प्रांत था। कैटेगरी बी में कौन से रहेंगे, जितने भी देशी रियासत थे उन लोग रहेंगे। कैटेगरी सी में कौन से रहेंगे, देशी रियासत जिनकी आबादी कम होगी, जिनका साइज कम होगा। ठीक, और कैटेगरी डी में वो स्टेट्स रहेंगे जिनको हमने स्पेशल स्टेटस देके रखा है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ये जो थे ये क्या थे, स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट्स होंगे। तो फजल अली आयोग के आधार पर राज्यों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ठीक, और ये थे वो 14 राज्य और 6 यूटीज जो 1956 में फजल अली आयोग के आधार पर बनाए गए थे। ठीक, तो 14 राज्य बन चुके थे कब तक, 1956 में। ठीक है, आपको सभी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट याद करनी है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। 14 राज्य बन गए थे 1956 तक। अब देखते हैं कि आगे बाकी राज्यों का गठन किस प्रकार होता है। आफ्टर 4 ईयर्स, इसके 4 साल बाद तो देखो ये राज्य बन तो गए, पर आप यहाँ पर देखो जो महाराष्ट्र है और आपका गुजरात, ये दोनों पहले एक हुआ करते थे, जिसको बॉम्बे प्रांत या बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था। तो यहाँ पर 2 भाषाई क्षेत्र वाले लोग रहते थे, एक गुजराती थे और एक मराठी थे। तो इनके बीच में भी आपस में मतभेद थे कि भाई हमारी संस्कृति, हमारी बोली अलग है, तो हमको भी क्या किया जाना चाहिए, अपनी भाषा और बोली के आधार पर अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इसीलिए 4 साल बाद यानी कि 1960 में 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रोविंस का गठन किया गया। ठीक है, बॉम्बे प्रांत का गठन किया गया। बॉम्बे प्रांत का गठन किया गया था 2 राज्यों को अलग करके। ठीक है, एक का नाम महाराष्ट्र रखा गया और एक का नाम गुजरात। तो गुजरात बनता है भारत का 15वां राज्य। कब बनता है, 1 मई 1960 को बंटवारा होता है बॉम्बे प्रांत का, और इससे 2 राज्य बनते हैं, महाराष्ट्र जो मराठी भाषा बोली वाला क्षेत्र था,
और गुजरात जो गुजराती भाषा क्षेत्र वाला था, ठीक। 15वां राज्य बनता है, ठीक। इसके बाद 1961 में हमने पुर्तगालियों से गोवा, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली ये जीत लिया। गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली जीत लिया, ठीक है। ये कहां पर है नक्शे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको दादर एंड नागर हवेली पड़ेगा यहां पर, ठीक। और ये है आपका छोटा सा दमन एंड दीव और ये गोवा। ये तीनों क्षेत्र भारत ने जीत लिए, ठीक है। तो फ्रांसीसियों से, ठीक है। गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली ये 3 क्षेत्रों को हमने जीता और हमने इनको यूटीज का दर्जा दिया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया, ठीक है। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6 थे। अभी आपको बताया था ना 14 और 6, तो 6 से 3 मिल गए, कितने हो गए? अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली 1961 में। याद रखना, गोवा आज भले एक राज्य का दर्जा मिला हुआ है, पर वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि वहां पर डायरेक्ट केंद्र सरकार है, ठीक। और गोवा राज्य का जो गठन है, वो गोवा क्षेत्र का जो गठन है वो 12वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, ठीक, 1961। इसके बाद क्या होता है? अब देखो, यहां से आपको कुछ ट्रिक्स याद रखनी है, ठीक है। 1960 में गुजरात बन गया। 1961 में आपको गुजरात बनने के बाद आपको याद रखना है गो, जाओ। तो जाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो गो से गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। गो से गोवा याद रखना, ठीक है। आपने क्या कहा? गो, जाओ। कब? 1961 में। इसके 2 साल बाद आप बोलोगे आना। पहले आपने भेजा, अब बोलोगे आना। 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को आप बोलोगे आना। अभी गो बोला था, अब आना। आना का मतलब है अ से असम। तो असम तो भाई मैं आपको बताया था, असम, बिहार और उड़ीसा ये 3 राज्य कब बन गए थे? 1912 में बन गए थे। तो असम से अलग हुआ फिर आपका कौन सा? नागालैंड। असम से नागालैंड राज्य का गठन हुआ और नागालैंड भारत का बनता है 16वां राज्य। 16th स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन सा? नागालैंड बनता है, ठीक। नागालैंड किससे अलग होता है? असम से। तो आना, पहले आपने कहा गो, फिर आना। अब वो जो आ रहा है तो आप बोलोगे पहुंचा कि नहीं, ठीक है। फिर 3 साल बाद बोलोगे पहुंचा कि नहीं। तो 1966 में आप बोलोगे पहुंचा। प मतलब होता है पंजाब। पंजाब राज्य का को अलग करके हरियाणा बनाया गया। पर दोनों में आपसी विवाद था कि भाई चंडीगढ़ किसका होगा, क्योंकि चंडीगढ़ में आप देखोगे तो हरियाणवी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं और पंजाबी भाषा बोलने वाले भी लोग रहते हैं। तो दोनों अपना अपना क्लेम करते थे कि भाई वो हमारा क्षेत्र होना चाहिए। इसीलिए केंद्र सरकार ने क्या कहा? ना तुम्हारा ना इसका, ये सीधा मेरा। इसीलिए 1966 में ही पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी घोषित कर दी गई। किसको? चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब कितनी हुई केंद्र शासित प्रदेश की संख्या? 10 और राज्यों की संख्या 17। हरियाणा, चंडीगढ़ 1966, ठीक है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? 1966 में मिला, ठीक। 1969 अब
पहले उसने कहा गो, फिर आना, अब वो पहुंच गया तो आप बोलोगे मता, मत। मत मतलब ये होता है मद्रास। पहले मद्रास प्रांत हुआ करता था, इस मद्रास प्रांत का नाम चेंज कर इसको तमिलनाडु कर दिया गया। त से तमिलनाडु, म से मद्रास, मद्रास का नाम चेंज किया गया, तमिलनाडु कर दिया गया। ठीक। 1969 के बाद 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद हिमाचल प्रदेश को, पहले हिमाचल प्रदेश क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य का दर्जा दिया गया। इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश वापस कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक। 1972 ममेत्री, मतलब होता है मणिपुर, मे मतलब होता है मेघालय, त्रि मतलब होता है त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक। 19वां राज्य, 20वां राज्य, 21वां राज्य। ममेत्री याद रखना है आपको। 1972 में ममेत्री, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी क्षेत्रों को असम राज्य से अलग किया गया 22वां संविधान संशोधन के तहत। 1972। ठीक। 1975 में सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बनता है, सिक्किम। ठीक है। स्टार्टिंग में 35वें संविधान संशोधन के तहत इसको संबद्ध क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत इसको भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिलता है। ठीक है। 22वां राज्य का दर्जा होता है। ठीक है। अब देखो, सिक्किम भारत संघ का ऐसा राज्य है जो भारत में शामिल होने से पहले संपूर्ण राष्ट्र था, यानी कि उसने भी जम्मू कश्मीर की तरह पर अपना अलग क्षेत्र बनाए रखने के ऊपर मंजूरी दी थी कि भाई हम अलग होना चाहते हैं। पर बाद में चीन की बढ़ती ताकत को देखकर उसने क्या किया था, भारत में आने का फैसला किया। ठीक है। और उसको 1974 में संबद्ध क्षेत्र का दर्जा मिला गया था और 1975 में फिर इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। ठीक। इसके बाद 1987 को अमीगो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है मित्र, दोस्त। ठीक है। अमीगो याद रखना है 1987 में। मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश। मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश। मी मतलब होता है मिजोरम। और गो मतलब होता है गोवा। तो देखो, गोवा अभी तक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया है, 1987 में। एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, गोवा भारत संघ में कब शामिल हुआ, 1961 में। पर उस समय वो केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी था। ठीक। 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिला गोवा को। ठीक है। 23, 24, 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक। 1987 के बाद सन 2000 में भारत में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को राज्यों का दर्जा मिला, यानी कि वो नए राज्य बनाए गए। ठीक। 26, 27, 28
ठीक है, 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 और 15 नवंबर सन 2000। ये 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड का पहले नाम सन 2000 में उत्तरांचल रखा गया था, ठीक है, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक, तो सन 2000 में 3 राज्य बने, 26, 27, 28, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक, इसके बाद 2014 में तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य का दर्जा मिला। भारत का 29वां राज्य बना कौन सा? तेलंगाना, 2 जून 2014। तो ये थे भारत के 29 राज्य। अभी तक 29 राज्य बन गए, 29वां राज्य बन गया। अब देखो यहां से जो नई चीजें हुई, ठीक है, 6 अगस्त अगला डेट लिखना, सन 2019। ये वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर से पार्लियामेंट में विधेयक पेश किया गया और जम्मू कश्मीर से 370 धारा वापस, 370 पूरा भी हटा नहीं है पर उसके कुछ क्लॉज हटाए गए, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था वो खत्म हुआ। ठीक है, और 6 अगस्त 2019 को पास विधेयक के तहत अब जम्मू कश्मीर एक राज्य ना होकर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 2 पार्ट में ये डिवाइड कर दिया गया। जम्मू कश्मीर हमारा क्या बन गए और लद्दाख क्या बन गए? हमारे यूटी बन गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो इस प्रकार से हमारे पास केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है 9 और राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है अब? 28। अभी यहाँ तक 29 था, अब जम्मू कश्मीर तो पहले से राज्य था तो उसका राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया, तो वापस राज्य कितने हो जाएंगे? 28 राज्य हो गए और यहाँ पर 9 यूटी हो गए। इसके बाद नवंबर 2019 में एक विधेयक और पेश किया गया संसद में और इसके तहत दादर एंड नागर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। पहले इन लोग अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, प्रशासनिक सुविधाओं से संबंधित है नहीं के कारण, उसके कारण इसको यहाँ पर क्या करें, दर्जे को कम कर दिया गया। तो इस प्रकार दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, ये सभी मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो इस प्रकार वर्तमान में नवंबर 2019 के बाद की स्थिति के अनुसार प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आज का प्रेजेंट स्टेटस है। ठीक, तो एक बार केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं इसको एक बार देख लेते हैं। तो प्रेजेंट में भारत में केंद्र शासित प्रदेश से सबसे पहली बार नई दिल्ली, ठीक है, राजधानी। दूसरा पुदुचेरी, पहले नाम पौंडीचेरी था। तीसरा अंडमान निकोबार आइलैंड। चौथा लक्षद्वीप। पांचवा
दादर एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव। छठवा चंडीगढ़। सातवां जम्मू कश्मीर और आठवां लद्दाख। ये सभी मिलाकर हमारे क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। सभी को समझ में आया? डेट अच्छे से लिखना, जो जो डेट बताई गई है कैसे कैसे याद करना है मैं आपको बता चुका हूं। आया सभी को समझ? ठीक, आगे हेडिंग डालना रीजनल काउंसिल। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, रीजनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषद। ठीक, देखो ये क्षेत्रीय परिषद क्या था? जब भाषाई आधार पर भारत के अलग अलग राज्यों को बांटा गया ना, तो उससे पहले ये देखा गया था कि जो राज्य थे वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के आधार पर अपने नए राज्य का गठन कर, यानी कि अलग हो रहे थे दूसरे राज्य से। तो कहीं न कहीं इसमें भारत की एकता में फर्क आ सकता था। ठीक है, आपसी विवाद बढ़ सकते थे, चाहे वो पानी नदियों के लिए हो या किसी और जमीन जायदाद के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता था, मतभेद हो सकते थे, तो इससे भारत टूट सकता था। तो यहीं पर भारत टूटे ना, ठीक है, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू की उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, ये उनकी संकल्पना थी, उनकी सोच थी। ठीक है, संकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उनकी सोच थी कि राज्यों को आपस में जोड़ के रखने पे, ठीक है, जोड़ के रखेंगे और उनके पास आपस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, आपसी भी जो भी विवाद होंगे, सबको एक जगह पर क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सब लोग एक साथ बैठकर। इसीलिए भारत को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, क्षेत्रीय परिषद नाम दिया, रीजनल काउंसिल नाम दिया। ठीक है, तो इसकी संकल्पना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 1956 की धारा 15 के अनुसार क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, और ये जो क्षेत्रीय परिषद है ना, ये एक वैधानिक संस्था है, याद रखना। ठीक है, ये क्या है? एक वैधानिक संस्था है, यानी कि एक कानून के तहत बनाया गया है। वैधानिक संस्था है। क्षेत्रीय परिषद वैधानिक संस्था है। ठीक, तो देखो जो भी चीजें बनते हैं ना, वो तीन चीजों से बनते हैं कानून। सबसे पहला होता है संवैधानिक संस्था। ठीक है, एक चीज बता देता हूं आपको यहाँ पर। एक होता है संवैधानिक चीजें, संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून क्या होते हैं? ऐसे कानून जो संविधान में बताए गए हैं,
संविधान में लिखे गए हैं, पहले से लिखे गए हैं या संशोधन करके लिखे गए हैं, तो ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्था कहेंगे या संवैधानिक कानून कहेंगे। ठीक, एक कानून होता है जिसको वैधानिक कहते हैं, वैधानिक कानून। तो जो किसी भी अधिनियम के अनुसार कानून बनता है ना, कोई अधिनियम बनाया जाता है, एक्ट कानून बनाया जाता है, अधिनियम, उसके आधार पर किसी कानून का निर्माण होता है तो उसे वैधानिक संस्था कहते हैं। और एक होता है संवैधानिकतर। संवैधानिकता संस्था या कानून, तो ऐसी संस्था जो किसी प्रस्ताव के तहत आता है, कोई संसद में प्रस्ताव के तहत बना होता है, जैसे कि आपका विधि आयोग, लॉ कमीशन। ठीक है, विधि आयोग से संबंधित कोई न्यूज है क्या? मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हूं। ठीक है, तो विधि आयोग है वो एक संवैधानिकता संस्था है, यानी कि ऐसी संस्था है ये जो कि एक प्रस्ताव के तहत आया है। ठीक, वैधानिक संस्था का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? क्षेत्रीय परिषद। और संवैधानिक संस्था क्या क्या हो जाएगी आपकी? जैसे वित्त आयोग हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280 के तहत बना हुआ है। फाइनेंस कमीशन जो है वो संवैधानिकता संस्था है। ठीक है, विधि आयोग। ठीक, ठीक, अब देखो क्षेत्रीय परिषद जो थी, ठीक है ना, इस क्षेत्रीय परिषद की जब स्थापना हुई तो 5 क्षेत्रीय परिषद थे स्टार्टिंग में। अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 परिषद, यानी कि एक परिषद की स्थापना बाद में होती है। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 6। ठीक, तो देखो भारत के नक्शे के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, भारत को दिशाओं के आधार पर बांट देते हैं ऐसे। ठीक है, ये पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, तो ऊपर का हो जाएगा आपका उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, नीचे का दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इधर का पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और इधर का पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ठीक, 4 भाग में बांट दिया गया। अब बीच वाले का नाम रखा गया मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय होगा वो दिल्ली होगा। क्या होगा? दिल्ली। पूर्वी का कोलकाता, पश्चिमी का मुंबई
दक्षिणी का चेन्नई। मध्य क्षेत्रीय परिषद, छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्रीय परिषद के तहत आता है और इसका मुख्यालय इलाहाबाद है। ठीक है, क्या है, इलाहाबाद। और ये थे स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब कब, 1956 में। 1956 में बना था क्षेत्रीय परिषद, 1956 में 5 थे। बाद में बना गया ये इस तरफ वाला, इसको बोला गया पूर्वोत्तर, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1971 में की गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। ठीक, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। स्थापना भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। जबकि सभी क्षेत्रीय परिषदों की जो बैठक होती है ना, अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में होती है अपने क्षेत्रों के आधार पर, तो क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। याद रखना, केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्षता करते हैं। अभी जब पिछले साल छत्तीसगढ़ में हुआ था मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, तो उसमें अमित शाह आए थे रायपुर। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे। तो यहाँ बैठक हुई थी, तो उसमें अध्यक्षता किसने की थी, केंद्रीय गृह मंत्री ने की थी। तो अगर आपको चेयरमैनशिप कौन था, सेंट्रल होम मिनिस्टर, पर जबकि पूरी की स्थापना कौन करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक 2 वर्ष में एक बार होती है, 2 वर्ष में एक बार। तो पिछले साल कहाँ हुआ था, रायपुर में हुआ था। ठीक है, और क्षेत्रीय परिषद के सदस्य कौन होंगे, जो उस ग्रुप में आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, वो सदस्य होते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्या, क्षेत्रीय परिषद। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीजों के बारे में